यहाँ से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर इसका हम लोग एमसीक्यूज देख रहे थे, अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 2 कहने का मतलब 51 से आज 100 तक यहाँ पर इसको खत्म करेंगे। टोटल यहाँ पर 100 यहाँ पर इकोनॉमिक की जो सर्वे था इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग ने बनाए थे यहाँ पर। ठीक है, क्या यहाँ पर टॉपिक है, इसमें क्या अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स है पहले होता है यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके यहाँ पे जो एमसीक्यूज निकलते हैं वो यहाँ पर एमसीक्यूज यहाँ पर निकाले गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण जो एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। 51 से 100 कर लो, उसके बाद आप 1 से 50 कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। यहाँ से 51 क्वेश्चन है, इसमें बोला है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में अनिश्चितता के बीच यहाँ पर जो पूंजी निर्माण है इसकी कैपिटल फॉर्मेशन जो है एमिड यहाँ पर अन जो सर्टेनिटी की यहाँ पर जो प्रवृत्ति है उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया। इसका यहाँ पर क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या है? तो देखो इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये पूंजी निर्माण है। ठीक है, कैपिटल। तो यहाँ से इसमें जो मझोली या मिड साइज होते हैं जो इसमें बड़े फर्म वाली जो तुलना उसकी झटकों में प्रति अधिक संवेदनशील होती है ना। ये आपसे ये बात इसकी करेक्ट होगी। सी नंबर जो बात है यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तो देखो इसके बारे में जानते हैं जो सर्वेक्षण है इस बात पर यहाँ पर प्रकाश डालता है कि जब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें पूंजी निर्माण मजबूत है और वैश्विक जो अनिश्चितता होती है उसका प्रभाव असमान रूप से पड़ता है इस पर। और जो बड़ी कंपनियां उसके पास यहाँ पर बेहतर संसाधन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिड साइज की जो फर्में हैं लागत और आपूर्ति की श्रृंखला के झटकों से अधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी बात इसकी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको यहाँ से 2-3 दे देगा, बोलेगा मिड साइज है, मिड यहाँ पर साइज राइट केवल विदेशी निवेश के लेकर के है ना, यहाँ पे दे देगा लार्ज साइज करके ऐसा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 52 है डिजिटल अवसंरचना के बारे में विचार करना है। डिजिटल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में। पहली बात है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के डिजिटल अवसंरचना फंड और यहाँ पर खंड में सितंबर 2025 तक इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में संबंधित मुख्य डेटा बिंदु क्या था। यहाँ पर जो इंटरनेट सब्सक्रिप्शन जो थे उसमें यहाँ पर मुख्य डेटा बिंदु में आंसर हो जाएगा इसका 100 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर भारत ने डिजिटल क्रांति में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया और सितंबर 2025 तक भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 100 करोड़ के करीब पहुंच गई है, मतलब 1 बिलियन मान सकते हो। ठीक है, तो आंकड़े के यहाँ पर पार कर गए और यहाँ पर जो विश्व में सबसे सख्ती और व्यापक पहुंच में से एक बनाता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है बिजली क्षमता पावर यहाँ पर कैपेसिटी को लेकर के। ये बोला कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 की तुलना में के अनुसार नवंबर 2025 तक कुल बिजली स्थापित क्षमता कितनी थी और गैर जीवाश्म स्रोतों के बारे में क्या मुख्य बातें कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये पावर कैपेसिटी। ठीक है, पावर कैपेसिटी तो यहाँ से जो 509.74 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोतों से अब तक की सबसे बड़ी वहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट होगा क्योंकि नवंबर 2025 तक भारत की स्थापित क्षमता 500 गीगावाट थी। ठीक है, इसको पार कर गई है राइट, 509 करीब हो गई है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा है जैसे कि सौर पवन और पनबिजली इसने यहाँ पर जीवाश्म ईंधन कोयला की तुलना में कहीं अधिक तेजी से वृद्धि की है। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या देगा, आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट घुमाने के लिए क्या दे सकता है, यहाँ पर ये देगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सौर ऊर्जा जो है उसमें जीवाश्म ईंधन को लेकर इसे बताएगा, लेकिन सौर प्लस पवन और पनबिजली ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएगी नवीकरणीय। तो नवीकरणीय याद रखना है ना कि सौर ऊर्जा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, नवीकरणीय में तीनों आ जाएगा ये है ना, सौर पवन और बिजली पनबिजली। तो आंसर क्या होगा 53 का करेक्ट आंसर बी आंसर सही है। ठीक है, जो बातें बता रहा हूँ बात आपको लिखते चलना है, पॉइंट की पॉइंट इसके नोट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो बजट है अभी इसका हिंदी वाला जो समरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं बनाऊँगा समरी भी इसकी, वो कराऊंगा तो भी और आपके यहाँ से कवर चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर एमसीक्यू इसके करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि क्या यहाँ पर हमको डीप में जाना चाहिए। देखो हम लोग अगर एमसीक्यूज पहले कर लेते हैं फिर जाकर डीप में पढ़ते हैं तो हमको चीज़ समझ आती है कि कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं है ना, कैसे क्वेश्चन आगे बन सकता है और यहाँ से क्या क्या टॉपिक में हमको और चाहिए। जैसे कि मान लो इतना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के और थोड़ा डीप में जाके पढ़ो है ना, ऐसे करके। तो हम लोग को एमसीक्यू से बातें समझ आती है कि हम लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर हमारी गहरा मतलब कहाँ पर पहुँचे हम, हमें तैयारी क्या है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज को सॉल्व करना। आगे आते हैं 54 एफडीआई रणनीति को लेकर के। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने एफडीआई रणनीति में चाइना +1 से हटकर एक नए दृष्टिकोण की ओर बदलाव का सुझाव दिया है
नया दृष्टिकोण क्या है? जो नया दृष्टिकोण है ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर, ये सामाजिक अपरिहार्यता कि यहाँ पर और बढ़ना और वैश्विक क्षमता केंद्र की ओर आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित होगा। सी यहाँ से 54 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संरक्षण सुझाव देता है कि यहाँ पर भारत को केवल एक वैकल्पिक विनिर्माण, ठीक है, जो केंद्र चाइना और उसके रूप में नहीं बल्कि यहाँ पर जो ऐसे केंद्र के रूप में उभरना चाहिए जिसमें यहाँ पर बिना वैश्विक मूल्य श्रृंखला अधूरी होती है। ठीक है, और ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर उससे उसका बड़ा हाथ है इसमें। सी यहाँ से आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है एआई अपना, है ना, द एआई एडॉप्शन, इसको लेकर के न्यूज़ में था। देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल कितनी फर्मों ने 2025 में कम से कम एक व्यावसायिक कार्य एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके करने की सूचना दी है? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर, करीब 88%, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक चौंकाने वाला डेटा है जिसमें सर्वेक्षण के अनुसार 88% भारतीय फर्मों ने अपने कम से कम एक व्यावसायिक कार्य में, जैसे कि ग्राहक सेवा, ठीक है, कोडिंग या जो डेटा विश्लेषण था उसमें एआई को एकीकृत कर लिया है। राइट, तो क्या होगा? करीब 88% यहाँ पर इसमें जो भारतीय फर्म ने एक्सेप्ट कर लिया इसे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है आपको। आपको क्वेश्चन यहाँ से घुमा करके पूछ सकता है यूपीएससी। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देगा, हटा देगा यहाँ से कि शायद आर्थिक सर्वेक्षण आपको बताए, तो शायद आप माइंड लगा के क्वेश्चन कर ले जाओ, है ना। यूपीएससी का मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, है ना। तो देखो यहाँ पे जो कैसे क्वेश्चन घुमाएगा कि बोलेगा जो यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण है, सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भारत की जो अभी फर्में हैं उसमें कम से कम यहाँ पर कितना % तक जो कंपनी और यहाँ पर जो व्यवसायिक कार्य है उसमें अडॉप्ट कर लिया है ना, या स्वीकार कर लिया है या अपना लिया है, तो कितना %? ऐसे करके परसेंटेज दे देगा जिसमें यहाँ पर शामिल नहीं बोल देगा, जिसमें यहाँ पर ग्राहक सेवा में सबसे अधिक यहाँ पर शामिल किया गया है और कोडिंग रिकॉर्डिंग में यहाँ पर सबसे कम है। लेकिन ऐसा कोई डेटा यहाँ पर नहीं दिया है, सब पूरा मिला के बता रहे कि इतनी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर 88% अडॉप्ट किया है। तो ये बात याद रखना है। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 में। 56 है सामरिक अपरिहार्यता, ये क्या है? देखते हैं इसको। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सामरिक लचीलेपन से सामरिक अपरिहार्यता की ओर यहाँ पर भारत में नीतिगत बदलाव के मुख्य निर्धारक क्या होंगे? इसके जो मुख्य निर्धारक है कि जो वैश्विक इसकी जो आपूर्ति है श्रृंखला की, उसमें सक्रिय रूप से एकीकृत होकर जो परिणाम है उसका आकार देना। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि भारत अब केवल बाहरी जो झटके हैं उसके प्रति लचीला होने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक हथियार, वैश्विक व्यापार और तकनीकी के नियम होते हैं उसके प्रभाव को प्रभावित करने वाली स्थिति में पहुंच रहा है। आंसर क्या होगा? 56 का सी करेक्ट है। 57 नंबर है बॉटम अप रणनीति के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको 57 को। आर्थिक संरक्षण प्रस्तावित बॉटम अप एआई रणनीति के संबंध में विचार करना है। यह रणनीति पूंजी गहन फ्रंटियर मॉडल पर बचने से जोड़ देती है या बचने पर जोड़ देती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की यहाँ पर एआई रणनीति है किफ़ायती और व्यापक होने पर केंद्रित है। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रंटियर मॉडल है इसका, ये फ्रंटियर मॉडल को लेकर के बिजली और यहाँ पर जो और कम यहाँ पर लागत वाले मॉडल्स को अपनाना। ठीक है, AIOS जो है उसको लेकर के यूपीआई भुगतान को लेकर आसान बनाना, जिससे यहाँ पर इंटेलिजेंस और सार्वजनिक डेटा में इसकी तरह से उपलब्ध और सुरक्षित बना जा सके। तो तीनों बातें क्या होंगी? ऐसे इसकी करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर डी, सभी तीनों सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। VBGRM जी अधिनियम, इसके बाद इसके तहत यहाँ पर बोला है कि आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 25 यहाँ पर है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बोला कौन सा कथन यहाँ से गलत है इसके बारे में। देखो इसके बारे में जो गलत हो जाएगा, ये योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, ये बात इसकी क्या होगी? गलत है ना, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कथन मनरेगा की तरह यहाँ पर इसमें उत्तरदायित्व VBGRM जी एक्ट में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच यहाँ पर लागत साझाकरण या कॉस्ट शेयरिंग होता है। इससे यहाँ पर या इसने 2005 के अधिनियम का स्थान लिया है और कार्य के दिनों की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी जो है ये बी नहीं, आंसर इसका सी है जो ये गलत पूछा था, है ना, तो गलत यहाँ से हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 है सकल घरेलू व्यवहार
ग्रोस यहाँ पर डोमेस्टिक बिहेवियर जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण में शहरीकरण और घरेलू बाजार के विषय में सकल घरेलू व्यवहार है उसके शब्द में किस बात पर प्रकाश डालता है? ये प्रकाश डालता है सकल घरेलू जो व्यवहार है ये नागरिक के उस व्यवहार को जो नागरिक व्यवस्था की कमी की ओर कमजोर सामाजिक और अनुबंध को दर्शाता है ना। तो क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो यहाँ से जो सकल घरेलू जो व्यवहार है, ठीक है, ये क्या है? ये शब्द का प्रयोग जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में किया गया है। इस बात पर यह प्रहार करता है कि जो जैसे कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर नियम का उल्लंघन करना, जैसे कचरा फैलाना, ठीक है, यह यातायात के नियमों की अनदेखी करना, ये आर्थिक विकास के लाभों को कम कर देता है। तो इसको लेकर के यहाँ पर सकल घरेलू व्यवहार शब्द प्रयोग हुआ है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60 नंबर। इंडियन एनर्जी स्टेक जिसका यहाँ पर उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत के जो बिजली क्षेत्र है उसके लिए एकीकृत, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, डीपीआई बनाना, ठीक है। तो क्या होगा? सृष्टि का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यूपीआई ने वित्तीय लेनदेन को बदला, आईईएस का लक्ष्य यहाँ पर ऊर्जा जो केंद्र है डेटा उसको साझा करना और स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड प्रबंधन को एकीकृत करने को लेकर के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना, राइट। सृष्टि का बी करेक्ट है। 61 नंबर है आर्थिक राज्य व्यवस्था और सामरिक अनिवार्यता को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला है कि पारंपरिक आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य आंतरिक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करना होता है, जबकि आर्थिक राज्य व्यवस्था जो होती है ये आर्थिक राज्य व्यवस्था जो इसका लक्ष्य होता है कि विदेशी नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य उसको प्राप्त करना, ठीक है। तो क्या होगा? 61 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है ये बोले सामरिक जो अनिवार्यता क्या होती है? सामरिक अनिवार्यता होती है कि इसकी अवधारणा के अर्थ की ऐसी वस्तुएं जो सेवाएं प्रदान करती हैं और जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया सकता है। ये किस में आएंगे? ये हमारी सामरिक अनिवार्यता में आएंगी। तो दोनों डिफिनेशन लिख सकते हो, सामरिक अनिवार्यता और जो मैंने यहाँ पर बताई थी नीचे, है। तीसरी क्या है? आर्थिक राज्य व्यवस्था। इसमें क्या है? देखो आर्थिक राज्य व्यवस्था में स्टिक ये दंडात्मक उपकरण जो निर्यात में नियंत्रण और प्रतिबंध शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पर कैरेट जो होता है या प्रोत्साहक जिसको बोलते हैं, ये उपकरणों को औद्योगिक सब्सिडी और यहाँ पर राजकोषीय नीति शामिल होती है इसमें। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, आर्थिक राज्य व्यवस्था, सामरिक अनिवार्यता और यहाँ से पहला पॉइंट था आपका आर्थिक राज्य व्यवस्था, ठीक है। आर्थिक राज्य व्यवस्था में ये कुछ पॉइंट था इसका, पारंपरिक आर्थिक नीति, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है और तीनों पॉइंट आप इसके नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 61 का सभी करेक्ट है। आपसे बोलेगा इसमें से कि मैच करने को दे देगा, आर्थिक राजस्थान वाली बात इसमें दे देगा, राजकोषीय वाली बात इसमें दे देगा, है ना, और इसे करके सामरिक वाली घुमा देगा बात। तो आप जब कब कर पाओगे? जब इनकी बातें पढ़ा होगा आपने तो, ठीक है। आगे आते हैं। देखो जितने भी टॉपिक हैं यूजर है इनको आपको थोड़ा सा और डीप में करना है, ठीक है। जो बताता जा रहा हूँ उसी जरूर करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, हो भी सकता है पूछे लेकिन कुछ नहीं कर सकता टॉपिक, लेकिन हो सकता है सेम हो, लेकिन क्वेश्चन सेम बहुत कम चांस है, ठीक है। तो इस वजह से अपनी चीज़ों को और कैसे कैसे घुमा सकते हो सब करते जाओ। 62 व्यापक डेटा संग्रह पहल के बारे में विचार करते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली जो है उसको मजबूत करने के संबंध में एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज ने प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या होगा? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि जो निगमित सेवा क्षेत्र है इसमें आर्थिक और परिचालन विशेषताओं पर डेटा अंतराल को भरना, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होगा, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट हिस्से का विस्तृत डेटा कम था, ठीक है। इसी कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। आंसर 62 का सी करेक्ट है। 63 है, 63 नंबर है व्यापक आर्थिक संकेतक आधार वर्ष संशोधन, इसके बारे में देखते हैं। पहली बात, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा व्यापक आर्थिक संकेतक के आधार पर वर्ष संशोधन के संबंध में विचार करना है। पहली बात, जीडीपी और आईआईपी दोनों को आधार वर्ष 2022-23 के साथ संशोधन किया जाएगा। पहली बात, 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात इसकी सही है। दूसरी बात है, दूसरा है सीपीआई के आधार वर्ष बदलकर 2024 कर दिया जाएगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से जो अर्थव्यवस्था इसकी बदलती संरचना को दर्शाने के लिए आधार वर्ष संशोधन आवश्यक है। जीडीपी और आईआईपी का आधार वर्ष 22-23 किया जा रहा है और यहाँ पर सीपीआई का जो है ये 24 होगा, ठीक है, 24 कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जो दूसरी बात है सही हो जाएगी। तीसरी बात है
ये बोला आधार संशोधन एक बार सांख्यिकी का अभ्यास होगा, मतलब आधार वर्ष का संशोधन एक बार का सांख्यिकी अभ्यास है। तीसरी बात ऐसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक बार का अभ्यास नहीं है, बल्कि यहाँ पर नियमित आमतौर पर हर 5-10 साल में प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार इसको चेंज किया जाएगा, राइट। तो हर 5-10 साल में इसको अभ्यास या एक नियमित तरीका होता है इसको आमतौर पर 5-10 साल से चेंज करने का। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 63 का 1, मतलब ए यहाँ से करेक्ट है, 1 और 2। 64 है डेटा प्रसार और पारदर्शिता पहल, इसके लेकर के क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें डेटा प्रसार और पारदर्शिता है ना, ई सांख्यिकी, इसमें बोला ई सांख्यिकी पोर्टल में संबंध में निम्नलिखित पर कौन सा कथन यहाँ पर सबसे उचित या सबसे सटीक यहाँ पर बात इसकी बता रहा है या वर्णन कर रहा है। आंसर हो जाएगा 64 का। ये एक व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली है जो आधिकारिक आंकड़े के आसान प्रसार के लिए मनाता है। बी यहाँ से करेक्ट होगा। ये पोर्टल है ई सांख्यिकी, इस पोर्टल का लक्ष्य सरकार के सभी जो सांख्यिकी डेटा है उसको एक स्थान पर ही और उपयोग में आसान, यूज फ्रेंडली प्रारूप में जनता और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। 64 का बी करेक्ट है। 65 है आवृत्ति और दानेदारता में वृद्धि, ठीक है, दानेदारता में वृद्धि, ये क्या है देखते हैं इसको। आवृत्ति और दानेदारता में वृद्धि, तो इसमें पहली बात है ये बोला है कि क्वेश्चन सांख्यिकी प्रणाली में हाल ही में सुधारों के हिस्से के रूप में पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे PLFS और यहाँ पर एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज के संबंध में प्रमुख परिवर्तन क्या होगा। इसका जो प्रमुख परिवर्तन होगा ये हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर की वो ये अब वार्षिक रिलीज के बजाय मासिक और त्रैमासिक अनुमान प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा अधिक आवृत्ति प्राप्त होगी। सी यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। नीति निर्माताओं को त्वरित निर्माण लेने के लिए रियल टाइम डेटा की आवश्यकता होती है और PLFS और ASUSE की आवृत्ति बढ़ाने पर लक्ष्य यही होता है। सी यहाँ से करेक्ट है। ASUSE का फुल फॉर्म ऊपर दे रखा है, इसको देख सकते हो, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर अगला 66 अंतिम लक्ष्य और यहाँ पर शासन तस्वीर में, मतलब तस्वीर के यहाँ पर जो डेटा था उसके हिसाब से यहाँ पर अंतिम लक्ष्य साक्ष्य आधारित शासन, ये क्या प्राप्ति और कौन से घटक की महत्वपूर्ण बात बताता है। आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। ये बताता है एक सतत प्रौद्योगिकी सक्षम और यहाँ पर नीति उत्तरदायी सांख्यिकी प्रणाली, ये बात ही बताता है। तो सी क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। साक्ष्य आधारित शासन होना चाहिए, ठीक है। और साक्ष्य आधारित शासन तभी संभव है जब डेटा सटीक, समय पर और पारदर्शी होना चाहिए तब, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है हरित परिवर्तन के तांबे की कमी, इसको टॉपिक को लेकर के विचार करना देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के चेतावनी दी कि भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन ग्रीन यहाँ पर ट्रांजिशन के लिए तांबे की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है। पहली बात 67 का पहला करेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र में तांबे का बहुत अधिक उपयोग होता है और सर्वेक्षण ने चेतावनी दी कि भारत अपने नेट जीरो लक्ष्यों के लिए तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। दोनों बातें यहाँ से क्या इसकी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे सर्वेक्षण ने 1 गीगावाट पवन ऊर्जा के लिए यहाँ पर 1194 ट्रक लोड तांबे की आवश्यकता को जो उच्च यहाँ पर निर्भरता को दर्शाता है ये बताता है। तो दोनों बातें यहाँ से सही है इसकी, ठीक है। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है 68 है शांति अधिनियम एक्ट, मतलब शांति एक्ट है उसके बारे में परमाणु ऊर्जा को लेकर के हाल ही में समाचारों में रहा शांति अधिनियम 2025 शांति एक्ट 2025 के बारे में विचार करना है। ये क्या है देखो, जो शांति एक्ट है ये यहाँ पर परमाणु शांति अधिनियम और परमाणु जो ऊर्जा जो है ये यहाँ पर क्या छोटे जो मॉड्यूलर होते हैं रिएक्टर उसमें विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना होगा, ठीक है। बी यहाँ से आंसर होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो शांति है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्ट्रेटेजिक हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। अधिनियम का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा में क्षेत्र में निजी निवेश और यहाँ पर आधुनिक तकनीकी को लेकर के बढ़ावा देना होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कि यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म कभी दे देगा, पहला तो है ना फुल फॉर्म में भी दे देगा, घुमा देगा क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट ये फुल फॉर्म में देगा, दूसरा स्टेटमेंट आपको दे देगा कि जो शांति अधिनियम है, या फिर बोलेगा कि किसकी बात कर रहा है, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और ये बोलेगा कि ये इस अधिनियम के तहत यहाँ पर विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों को लेकर के यहाँ पर आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को लेकर के आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। 69 में आते हैं। 69 है डिजिटल लत और GDP, ठीक है, इसको देखते हैं। ये बोला है
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में डिजिटल एडिक्शन और भारत और आर्थिक हानि के बीच संबंध में किस देश ने सिंड्रेला कानून की अवधारणा उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सर्वेक्षण में यहाँ पर दक्षिण कोरिया के यहाँ पर सिंड्रेला लॉ का उल्लेख किया गया जो यहाँ पर युवाओं में गेमिंग और इंटरनेट की लत को रोकने के लिए बनाया गया। सर्वेक्षण ने इस बात पर मानव पूंजी की उत्पादकता और संदर्भ में एक चेतावनी भी रूप में दी थी। बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया 70। आर्थिक जुड़ाव और आत्महत्या दरें, इसको लेकर के यहाँ पर रेट कुछ देखी गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर केरल तमिलनाडु उच्च आत्महत्या दरों में सहसंबंध के रूप में किसे पाया था या किससे पाया गया था? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर। ये निम्न जिले के भीतर सामाजिक जुड़ाव, भी यहाँ से आंसर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू पर प्रकाश डालता है कि इसमें केरल और तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों में भी उच्च आत्महत्या का दर के मुख्य कारण कम सामाजिक जुड़ाव है। यह दर्शाता है कि केवल आर्थिक समृद्धि ही मानसिक स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है और जो सामुदायिक होता है उसमें सामाजिक रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। परिवहन में पिंक टैग क्या होगा? बोले परिवहन में जो पिंक टैक्स है क्या है? देखो, परिवहन में पिंक टैक्स का शब्द उल्लेख जैसे यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण महिलाओं द्वारा महंगे परिवहन विकल्पों को चुनने के लिए किए जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, भी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, अतिरिक्त भुगतान जैसे कि कैब ऑटो को चुनने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर पैसा देना पड़ता है, वो चीज़ को लेकर जैसे यहाँ पर पिंक टैक्स यहाँ पर कोई सरकारी कर नहीं है बल्कि एक अप्रत्यक्ष लागत है। चूँकि यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस, लोकल ट्रेन, मेट्रो हो गए है ना, इसमें हमेशा सुरक्षित महसूस नहीं होता है, इसलिए पर महिलाएं अक्सर अपनी सुरक्षित या सुरक्षा के लिए कैब या ऑटो रिक्शा जैसे महंगे विकल्प की सहायता लेती हैं, जिससे क्या होता है उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा परिवहन पर खर्च हो जाता है। इसको लेकर के क्या था? पिंक टैक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द जैसा कि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में परिभाषित किया गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 72 का सही आंसर लाइव इवेंट्स। क्या होगा? ऑरेंज इकोनॉमी जो है ये लाइव इवेंट्स और संगीत समारोह, सी यहाँ से सही आंसर है। ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और यहाँ पर संस्कृति पर आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है और हाल ही के वर्षों में भारत में संगीत समारोह, कला प्रदर्शनी और लाइव शो की बढ़ती प्राथमिकता लोकप्रियता को सर्वेक्षण ने ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में उदय और चिन्हित किया है। ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है प्लास्टिक सड़कें, इसको लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार किस राज्य ने गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे को उपयोग करके 1.2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। ठीक है, नवाचार में बढ़ते हुए गैर पुनर्चक्रण योग्य जो यहाँ पर नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक है, इसको कचरे का उपयोग करके यहाँ पर 1.2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। ये वेस्ट टू वेल्थ और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है वाटर मेट्रो। कोच्चि वाटर मेट्रो पहल जिसे अन्य शहरों में दोहराया जा रहा है मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवहन से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर नदी और जलमार्गों में शहरी जो सार्वजनिक परिवहन है उसको लेकर के। ठीक है, कोच्चि की वाटर मेट्रो एक यहाँ पर अनूठी पहल है जो शहर के द्वीपों को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग करती है। ये पारंपरिक सड़क आधारित यहाँ पर भीड़ को कम करने, जलमार्गों की मुख्य धारा के परिवर्तन को जोड़ने का एक सख्त मॉडल होगा या सतत मॉडल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 है ड्रोन दीदी परियोजना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में ड्रोन दीदी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि कृषि मानचित्रण और संबंधित कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इसको ड्रोन वितरित करना। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनमें कृषि ड्रोन चलाने को और उनके रखरखाव का प्रशिक्षण देना होता है ताकि वे कीटनाशकों से छिड़काव और फसल निगरानी जैसे कार्यों का तकनीकी का रूप से उपयोग कर सकें। ठीक है, बी यहाँ से 75 का सही आंसर है। 76 है वैश्विक अनुसंधान उत्पादन रैंक। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत वैज्ञानिक अनुसंधान उत्पादन स्कॉलर पब्लिकेशन होते हैं इसमें विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर सी तीसरा। ठीक है, भारत अब यहाँ पर वैज्ञानिक प्रकाशन जो है
साइंटिफिक यहाँ पर जो स्कॉलरी पब्लिकेशंस होते हैं इसकी संख्या में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह भारत की बढ़ती अनुसंधान क्षमता और उच्च लागत के निवेश को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है VBGRM जी, ग्रामीण रोजगार। इसके तहत आप विचार करना है। ये शहरी गरीबों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए हेतु एक यहाँ पर नई योजना है। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि पहले भी चर्चा किया गया कि यहाँ पर VG जो आर है ये विकसित भारत और रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पुराने मनरेगा का स्थान लिया इसने। ये शहरी नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रामीण रोजगार और परिसंपत्ति निर्माण के लिए होगा, है ना। तो क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 77 का B 2 करेक्ट है। 78 है रणनीतिक अनिवार्यता वैश्विक भूमिका। रणनीतिक अनिवार्यता जो है इसकी अवधारणा संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत को केवल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। पहली बात, 78 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर रणनीतिक अनिवार्यता का अर्थ केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की उस व्यापक आर्थिक रणनीति को दर्शाता है जहां भारत वैश्विक मूल श्रृंखलाओं में यहाँ पर खुद को एक ऐसी अनिवार्य नोड के रूप में स्थापित करना चाहता है जिसे यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग करना असंभव हो। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पहली बात गलत थी, दूसरी बात सही है। 79 नंबर है एनर्जी इंडिया या इंडिया एनर्जी स्टैक जो है इसके बारे में, ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर वित्त पोषण के लिए एक तंत्र होगी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्यों? पहली बात यहाँ से क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो IES है, IES मतलब इंडिया एनर्जी स्टैक, ठीक है, ये ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, DPI है। जिस तरह UPI ने बैंकिंग में क्रांति की थी वैसे ही IES स्मार्ट ग्रिड रियल टाइम डेटा और ऊर्जा वितरण को डिजिटल के रूप में जोड़कर एक बिजली को भी कार्यकल्प करेगा। सेकेंड बात इसकी करेक्ट है, पहली बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ओनली 2 यहां से क्या होगा, करेक्ट होगा 79 का B। क्वेश्चन नंबर 80 है 80 नंबर ग्रीनियन, क्या लिखा हुआ है, ग्रीनियम हरित वित्त, है ना। ग्रीनियम हरित वित्त ये क्या है, हरित वित्त ग्रीन फाइनेंस के संबंध में ग्रीनियम शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात ये बोला पहला, अच्छा पहला स्टेटमेंट यहाँ से है ना, पहला नहीं है, पहला यहाँ से दूसरा यहाँ से। पहला बोला है ये वह प्रीमियम है जो निवेशक हरित बॉन्ड खरीदने के लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं। पहली बात यहाँ से टीका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन प्लस प्रीमियम वह लाभ है जो हरित निवेश में क्षेत्र में मिलता है और निवेशक पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण हरित बॉन्ड के लिए थोड़ा अधिक मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं, जिससे सरकार या जारीकर्ता को कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता है। ठीक है, दोनों बातें इसकी 80 की करेक्ट हैं। 81 है पंचायत की उन्नति सूचकांक PAI स्थानीय शासन के बारे में विचार करना है। इसका उपयोग केवल पंचायतों की वित्तीय जो स्थिति है उसका आकलन करने के लिए किया जाएगा। पहली बात 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर PAI का उद्देश्य केवल यहाँ पर वित्तीय ऑडिट करना नहीं, बल्कि यहाँ पर एक यह देखना कि ग्राम पंचायतें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसे सतत जो विकास लक्ष्य हैं LTG उसको जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। ये स्थानीय शासन में डेटा संचालित जवाबदेही लाएगा। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत हो गई। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए उनके सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के आधार पर स्कोर मूल्यांकन करेगा। ये बात यहाँ से सही है इसका। ठीक है, स्थानीय शासन में डेटा संचालित जवाबदेही लाई गई है। तो दोनों बात करेक्ट, दोनों नहीं, दूसरी बात करेक्ट, पहला गलत है। ठीक है, 81 का आंसर केवल 2। 82 82 नंबर है सर्विसिफिकेशन के बारे में देखते हैं। विनिर्माण सर्विसिफिकेशन की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का बड़ा होना। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर सर्विसिफिकेशन का अर्थ होता है विनिर्माण सेवाओं में बदलना नहीं, बल्कि विनिर्माण की प्रक्रियाओं के भीतर सेवाओं जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेटा एनालिटिक्स और लॉजिस्टिक जैसे बढ़ते उपयोग है उसको कहते हैं, है ना। ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है ये दर्शाता है कि विनिर्माण कुल क्षेत्र में संवर्धन मूल्य होता है, इसके लिए अनुसंधान और विकास और लॉजिस्टिक जैसी सेवाओं पर तेजी निर्भर हो रहा है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, सेकेंड बात इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन,
एनालिटिक्स और लॉजिस्टिक के बढ़ने को उपयोग को लेकर के आज एक बार कार बनाने में जो विनिर्माण होता है उससे ज़्यादा मूल्य सॉफ्टवेयर बना के जो सेवा होते हैं उसमें होता है। तो ये बात सही होगी। ओनली 2 करेक्ट है। 82 का पहली बात गलत है। आंसर क्या होगा? केवल 2 बी करेक्ट है। 83 नंबर है सोशल साइकोफेंसी एआई जोखिम। आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित सोशल साइकोफेंसी नामक यहाँ पर एआई जोखिम के बारे में विचार करना है। पहली बात है, ये एक ऐसा जोखिम है जहां एआई मॉडल उपयोगकर्ता की सुरक्षा खतरे में डालते हैं। पहली बात, 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह एआई नैतिकता का एक यहाँ पर गंभीर मुद्दा है। सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर जो ये स्थिति है, ये स्थिति में जहां एआई मॉडल उपयोगकर्ता को चुनौती देने और सही तथ्य बताने के बजाय उपयोगकर्ता को गलत पर जो पक्षपाती विचारों में भी हाँ में हाँ मिलाता है, ताकि यहाँ पर उसे खुश रखा जा सके और सूचनाओं को ध्रुवीकरण से खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात इसकी गलत होगी और दूसरी बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि वह स्थिति जहाँ पर एआई मॉडल गलत पक्षपाती लेकर उसे खुश करने का प्रयास करता है, ये बात सही है। पहली बात गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? इसमें पहले में क्या दे रहा था? यहाँ पर यह दे रहा है कि यह एक ऐसा जोखिम है जहाँ एआई मॉडल सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। गलत है, खतरे में डालते हैं, ये बात इसकी गलत होगी, क्योंकि एआई नैतिकता के गंभीर मुद्दा होता है और सर्वेक्षण के अनुसार वह स्थिति है जहां एआई मॉडल और यहाँ पर जो उपयोगकर्ता उसको चुनौती देने, ये सही तथ्य बताने की बजाय इसमें गलत को लेकर के खत्म डालते हैं, तब तो ये गलत होगी। सेकंड बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, तो बी आंसर इसकी बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 है सकल घरेलू व्यवहारिक यहाँ पर जो बोध होता है नागरिक, ये देखते हैं इसको। सकल जो घरेलू व्यवहारिक यहाँ पर नामक मीट्रिक के संबंध में विचार करना है। ये देश के भीतर कुल आर्थिक व्यवहार, आर्थिक लेन देन को मापता है। ठीक है, तो 84 का क्या होगा? पहली बात यहां से गलत है, क्योंकि यहां पर यह आर्थिक लेन देन का मापक नहीं होता है। ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार यह एक नागरिक व्यवस्था का मापक है, तो गलत हो जाएगा। यह नागरिकों के सार्वजनिक नियमों के अनुपालन और उसके नागरिक बोध को मापने के लिए एक प्रस्तावित मीट्रिक होता है, ये बात करेक्ट है। ये देखता है कि नागरिकों के सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान, कचरा और प्रबंधन यातायात नियमों का पालन कितनी जिम्मेदारी से करते हैं, क्योंकि वे बेहतर नागरिक व्यवहार सीधे तौर पर आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। ओनली 2 करेक्ट है। 84 का आंसर बी। 85 नंबर है दिगुरा, क्या लिखा? दिगुरबा शहरीकरण मापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? शहरीकरण मापन जो विधि है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह शहरीकरण को मापने के लिए पारंपरिक जनगणना विधि पर पूरी तरह से निर्भर करती है। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पारंपरिक जनगणना पद्धति अक्सर शहरीकरण के वास्तविक विस्तार को पकड़ने में पीछे रह जाती है। ठीक है, और एक ऐसी जो डिगुरबा ये जो है ये एक वैश्विक पद्धति जो उपग्रह डेटा जनसंख्या के ग्रिड का उपयोग करके शहरी और अर्धशहरी और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों तक सटीक डेटा को वर्गीकरण करती है। ये बात करेक्ट है, लेकिन पहली बात इसकी करेक्ट है, पहली बात इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि ये जो शहरीकरण को मापने के लिए पारंपरिक जनगणना विधि पर पूरी तरह से निर्भर होती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वास्तविक विस्तार से नहीं पकड़ पाती, जिस वजह से इस पर निर्भर पूरी तरीके से नहीं रहती है, और एक यहाँ पर वैश्विक पद्धति है, तो ये बात गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 85 का बी। 86 देखते हैं। 86 है जस्ट इन टाइम राजकोषीय सुधार, जस्ट इन टाइम फंडिंग नामक राजकोषीय सुधार के बारे में विचार करना है। ये एक तंत्र है जिसके तहत राज्यों के लिए उसके केंद्र की निधि अग्रिम में मिल जाती है। मतलब कहने का ये एक तंत्र है जिसके तहत राज्यों को केंद्र से उनकी निधि अग्रिम में मिल जाती है। पहली बात, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीआईटी मतलब जस्ट इन टाइम फंडिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पैसा तभी जारी किया जाएगा जब उसकी वास्तव में आवश्यकता हो। ठीक है, और यहां से बोला है कि इसके तहत पर राज्यों को केंद्र से उनकी निधि अग्रिम मिल जाएगी। गलत है, जब जरूरत होगा तो ही यहाँ पर मिलेगा, ना कि यहाँ पर अग्रिम रूप से जारी की जाएगी, तो बात गलत हो जाएगा। ठीक है, और इससे सरकारी खजाने में बिना उपयोग के पड़े रहने वाले पैसे को यहाँ पर आइडल फ्लोट को कम किया जा सकता है। पहली बात गलत हो जाएगी इसलिए। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर इसमें राज्यों को अग्रिम नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार फंड दिया जाता है। ठीक है, केवल 2 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित पर विचार करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की मुख्य थीम एकीकरण इंटीग्रेशन में घरेलू खपत की ओर बदलाव होता है। पहली बात, 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य थीम केवल खपत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपरिहार्य
के माध्यम से भारत को वैश्विक विनिर्माण और सेवाओं को केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, पहली बात गलत है। सेकेंड बोला आर्थिक सर्वेक्षण के रणनीतिक दृष्टिकोण को अपरिहार्यता की ओर मोड़ता है, जिसका अर्थ होता है कि भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक नोड बनाना होगा, जिसे ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जोर एकीकरण और वैश्विक भूमिका पर दोनों पर होगा। केवल 2 करेक्ट है, आंसर बी। 88 नंबर है, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की सफलता के रोड मैप के संबंध में विचार करना है। यह बोला है राज्य क्षमता स्टेट यहाँ पर कैपेसिटी का अर्थ केवल नई आर्थिक नीतियां बनाना होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके राज्य क्षमता का अर्थ होता है कि केवल नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उसमें नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना। ठीक है, सेकेंड बात है सामाजिक अनुबंध, सोशल। यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इसके लिए यहाँ पर नागरिकों को राज्य के बीच यहाँ पर मजबूत जो नागरिक जुड़ाव होता है उसमें विश्वास बनाना आवश्यक होगा। सेकेंड बात ऐसे करेक्ट है। तीसरा, सर्वेक्षण का तर्क है कि सफलता केवल आर्थिक नीति पर नहीं बल्कि संस्थागत क्षमता और शासन को मजबूत करने पर निर्भर करती है। यह भी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि आर्थिक सफलता के लिए मजबूत और सामाजिक अनुबंध और बेहतर शासन अनिवार्य होता है। 2 और 3 इसका करेक्ट होगा, आंसर बी। 89 अंतिम मुख्य संदेश और उपभोक्ता धारणा को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के बारे में देखते हैं। ये बोला है ये संदेश भारतीय खरीदने के बारे में सोचने से बिना सोचे भारतीय खरीदने की ओर बदलाव का आह्वान करता है। पहली बात 89 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये संदेश जो मनोवैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण बदलाव की बात कर रहा है। मेड इन इंडिया जो एक यहाँ पर ब्रांड के रूप में इतना मजबूत बनाता है कि लोग इसे बिना किसी हिचकिचाहट के चुन सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य गुणवत्ता और रणनीतिक आवश्यकताओं के माध्यम से उपभोक्ता की धारणा को बदलना होगा। ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात है ये बदलाव केवल भारतीय उत्पादों को निर्भर करने और बढ़ाने के लिए यहाँ पर होगा, न कि वैश्विक व्यापार के लिए। तो ये बात गलत है तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पर ये वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने की भी बात कर रहा है, ना कि केवल आत्मनिर्भर को लेकर के। ठीक है, तो 1-2 करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विचार करना है वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी वृद्धि दर में अनुमानित 7.4 है। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वित्त वर्ष 26 के लिए विकास दर अनुमानता आमतौर पर 6.5 से 7% यहाँ पर इसके दायरे में है, और 6.5 काफ़ी अधिक है, गलत हो जाएगी बात। सेकेंड बात है फाइनेंशियल ईयर 26 का यहाँ पर जो पहली छमाही है उसमें निजी अंतिम उपयोग व्यय बढ़कर 60.7% हो गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, अगला भारत ने 17 उच्च आवर्ती वाले संकेतक के उपयोग करके नव कॉस्टिंग मॉडल पेश किया है। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। ठीक है, 17 यहाँ पर संकेतों का उपयोग करके सर्वेक्षण तकनीकी नवाचार को दर्शाते हैं। तो ये इस टाइप का स्टेटमेंट मैंने ऊपर डिस्कस किया था पहले पार्ट में। तो 2 और 3 इससे सही होंगे, आंसर क्या होगा 90 का करेक्ट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से पहला और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 90 का बी यहाँ से सही आंसर है। 91 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय नीति के संबंध में सही बात बताता है। ये बोला है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होता है ये जीडीपी के 4.3% तक बढ़ गया, जो संपत्ति निर्माण पर केंद्रित होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत का प्रभावी पूंजीगत जो है ये बढ़ा है और सरकारी ऋण जीडीपी के अनुपात में गिरावट होती है, एक सकारात्मक राजकोषीय का संकेत देता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, समान सरकारी ऋण जो है ये 2020 के बाद 7.1% अंक कम हो गया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, राज्यों द्वारा बिना शर्त नकद हस्तांतरण को आर्थिक संरक्षण विकास में व्यय को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संरक्षण अक्सर बिना शर्त नकद हस्तांतरण के बजाय पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय को अधिक प्राथमिकता देता है, ताकि यहाँ पर दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित कर सके। राइट, तो क्या होगा आंसर, पहली बात सही थी, दूसरी बात सही थी, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। आंसर 91 का हो जाएगा ए बात इसकी करेक्ट है। 92 भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ग्रॉस एनपीएस सितंबर 2025 में 2.2% के बहुदशकीय निचले स्तर पर थी। पहली बात 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गैर बैंकिंग वित्तीय पोषण बाजार बॉन्ड की वृद्धि ऋण की तुलना में काफ़ी अधिक थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, शोधन क्षमता और दिवालिया संहिता
के तहत वसूली दरें बढ़कर 30% हो गए हैं, जो समय सीमा घटाकर लगभग 2 वर्ष हो गए। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात 92 का करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 92 में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के बारे में तीनों बातें एकदम करेक्ट है। पॉइंट लिख सकते हो, इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 93 है, बाह्य क्षेत्र जहां पर एक्सटर्नल सेक्टर होता है उसमें सेवाओं का निर्यात अब जीडीपी का 10% है, जो व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है। पहली बात क्या है? 93 का पहला स्टेटमेंट यहां से ये गलत है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा इसका? पहली बात यहाँ से इसकी सही होगी शायद से। हाँ, पहली बात इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सेवा निर्यात बोला है ये अब जीडीपी का 10% जो घाटे के जो 10% है, जो व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, ठीक है। दूसरी बात है, वित्त वर्ष 2023 से 25 के दौरान सेवा क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 80% आकर्षित किया है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेवा क्षेत्र में एफडीआई का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित करता है, लेकिन 80% का आंकड़ा काफी ज्यादा है। यह आमतौर पर 20 से 30% आसपास रहता है, 80% नहीं, ठीक है। गलत है। सेवा क्षेत्र अब यहाँ पर जीडीपी का 10% है। पहली बात ऊपर वाली सही थी। और तीसरी बात है, फंड सोरिंग जो है इसकी प्रवृत्ति राजनीतिक सहयोगियों के साथ व्यापार फिर से उभर रही है। तीसरी बात क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से ये भी तीसरी बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट हो जाएगी, है ना। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड सोरिंग में जो प्रवृत्ति है यह राजनीतिक सहयोग है, इसके साथ यहाँ पर व्यापार फिर से उभर रहा है। ये बात सही है इसका, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका 1 और 3 सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछे गलत कौन सा है? 1 और 3 सही था, तो दूसरा गलत है, बी। 94 है, मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। शीर्ष स्टॉप फसलों की कीमतों में गिरावट के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अपस्फीति में क्षेत्र में होगी। पहली बात 94 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर खाद्य मुद्रास्फीति वर्तमान में अपस्फीति में नहीं है, बल्कि यहाँ पर सब्जी और दालों के कारण ये दबाव में बनी रहती है। और खाद्य तेलों में सीमा शुल्क घटाने के दावे विपरीत है ना। सरकार ने घरेलू तिलहन किसानों के हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर यह आय शुल्क में वृद्धि की है। पहली बात गलत है। दूसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो खाद्य तेल है इसकी सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर खाद्य तेलों में सीमा शुल्क घटाने के जो दावे हैं ये इसके विपरीत होंगे। सरकार ने घरेलू तिलहन किसानों के हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर हाल में आयात शुल्क में वृद्धि की थी, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत है। 94 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है, कोई सही नहीं है। 95 है, निम्नलिखित पर विचार करने। भारत में मक्का की खेती एथेनॉल उत्पादन के लिए दलहन तिलहन के साथ भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। कह रहा है कि यहाँ पर जो इथेनॉल है इसके मिश्रण में मक्के के लिए मांग को बढ़ते को लेकर, जिससे मक्का अब इन जमीनों पर उगाया जा रहा है जहाँ पहले दाने या तिलहन उगाए जाते थे। पहला सही है। दूसरी बात है, इस व्यापार बंद मतलब ट्रेड जो ऑफ है, इसका उद्देश्य देश में खाद्य तेल की जो उपलब्धता है, घरेलू उपलब्धता, उसको बढ़ावा देना है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें मक्के को बढ़ावा देना और यहाँ पर खाद्य तेलों जो तिलहन है उसकी उपलब्धता को कम करना होगा, इनको बढ़ाना नहीं होगा। जस्ट इसका अपोजिट स्टेटमेंट दे दिया है स्टेटमेंट, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। 95 का 1 करेक्ट है। 96 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पीएम धन कृषि योजना PMDDKY का उद्देश्य भारत में या भारत के सभी जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या होगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट 96 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर पीएम धन कृषि योजना का प्राथमिक फोकस खाद्य तेलों, तिलहन और दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, ठीक है। सभी जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना नहीं है, गलत हो जाएगा। सेकंड है, ये योजना विशेष रूप से 100 आकांक्षी जिलों के लिए डिजाइन की गई है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये केवल 100 आकांक्षी जिलों तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर इसका विस्तार काफी व्यापक है। दोनों बातें गलत है। आपको क्या करना है, ये जो पीएम धन कृषि योजना, इसकी जाकर टॉपिक आपको गूगल करके या आपके पास नोट्स से अगर लिखा है इकोनॉमिक में, तो आप इसको पढ़ो, ठीक है। एक एक पॉइंट इसके पढ़ो, जो इकोनॉमिक सर्वे में बात आ रही है, जो टॉपिक आ रहे हैं और जो यहाँ पर योजनाएं आ रही हैं, उन सबको नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो आपको डीप जाके पूरी पढ़नी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सब। यहाँ से दोनों गलत है। आंसर 96 का डी। 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। भारत में आदर्श NPK अनुपात 4:1 है, लेकिन वर्तमान में यह अनुपात बिगड़कर 10.9 4:1 और 1 हो गया है। तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत यूरिया, नाइट्रोजन जो है और भारी सब्सिडी के कारण नाइट्रोजन का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी अधिक हो गया है, और आदर्श अनुपात 4.2.1 है,
मतलब 4 और 2:1 है, जबकि वर्तमान ये बढ़कर 10.9, 4.1 और 1 हो गया है। पहली बात सही हो जाएगी, सही बता रहा है। सेकंड, ये बिगड़ा हुआ अनुपात मिट्टी के फास्फोरस और पोटेशियम के अत्यधिक उपयोग की दर्शाता है। ये बात गलत है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग को दर्शाता है, ना कि फास्फोरस या पोटेशियम के। ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर है 97 का। 98 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि हुई, जिससे यहाँ पर आयात में निर्भरता कम होकर 56% हो गई है। पहली बात, 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत अभी भी यहाँ पर खाद्य तेलों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है, लगभग 55 से 60%। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर PMDDKY उसके तहत यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का लक्ष्य इसे कम करना है, लेकिन इसे पूरी तरह से एक योजना की सफलता मानना अभी जल्दबाजी हो सकती है ना, तो गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, दोनों बातें से इसकी गलत है। 98 का आंसर डी। 99 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। पशुधन क्षेत्रीय वित्तीय वर्ष 2015 से 24 के बीच में दौरान 195% की दर से बढ़ा है। पहला, 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पशुधन क्षेत्र डेयरी, ठीक है, पोल्ट्री, मत्स्य पालन भारत के कृषि विकास का इंजन बन गया और इसमें पिछले दशक में भारी वृद्धि देखी गई है। पहली बात सही है। दूसरा, वर्तमान में पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आय का एक प्रमुख चालक नहीं है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर ग्रामीण आय का स्रोत, बड़ा स्रोत यहाँ पर जो होगा सबसे बड़ा, ये स्थिर स्रोत बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा स्रोत माना जाएगा। ये बोला कि नहीं है, इसका तो गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पशुधन क्षेत्र का विकास और खाद्य तेल आयात निर्भरता में कमी दोनों 6 कृषि के तहत यहाँ पर प्रमुख आर्थिक संकेतक में शामिल होंगे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में प्रदर्शन मापने के लिए पशुधन विकास और यहाँ पर खाद्य तेल आयात में कमी महत्वपूर्ण संकेतक होगी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, मृदा NPK अनुपात में गिरावट एक यहाँ पर सकारात्मक संकेतक है, जो यहाँ पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को दर्शाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो NPK इसका अनुपात में गिरावट यानी अनुपात का बिगड़ना एक नकारात्मक संकेतक है, जो मृदा स्वास्थ्य के बिगड़ते को दर्शाता है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 100 का एक बात इसकी सही हो जाएगी। एक बात कौन सा? 100 का एक स्टेटमेंट सही है ना, ये वाला। तो इस टाइप से हम लोग ने इकोनॉमिक सर्वे के 100 क्वेश्चन को कवर किया, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आए वो टॉपिक को आपको रीड करना है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और अच्छा यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखो UPSC क्वेश्चन पूछेगा, 3 अगर स्टेटमेंट देगा तो एक स्टेटमेंट आपका स्टैटिक होगा, तो स्टैटिक की चीज़ें आपको मजबूत रखनी है अपनी। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के 100 क्वेश्चन को पूरे कर लिए। ठीक है, और यहाँ से अब अगला आएगा, आज आएगा बजट। तो बजट के बेस से हम लोग कम से कम 100 से 100 ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से करीब 200 क्वेश्चन हम लोग बजट के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बजट के हम लोग 200 या 250 जितने भी क्वेश्चन बनेगा उतने क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके सब स्टेटमेंट कथन के वाइज। ठीक है, तो टेलीग्राम में मैं अपडेट दे दूंगा जब भी स्टार्ट करूँगा। आज मैं आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आज रात तक मैं थोड़ा क्वेश्चन कुछ रेडी करूँगा, अगर मिलेगा तो कल भी कुछ रेडी करूँगा, तो कल शाम तक या परसों में आपको दूंगा। जैसा होगा मैं आपको टेलीग्राम पे एक बार बताऊँगा। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, UPSC नॉलेज टेक, और यहाँ पर अपना डेली टारगेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है प्रीलिम्स 2026 के अकॉर्डिंग, क्या क्या टॉपिक आपको छोड़ना है, क्या क्या टॉपिक अभी आपको टाइम देना है, तो कम से कम 3 महीने के लिए हम लोग ये चलाएंगे, 90 दिन का। ठीक है, उतने दिन में आपको क्या चीज़ें कवर करनी है, और 1 महीना आपको लास्ट में देंगे थोड़ा सा रिवीजन के लिए हर टॉपिक। तो कैसे कैसे हमको 1 महीने में हर चीज़ें इसकी रिवीजन करना है जो हम लोग 90 दिन में पढ़ी है। तो जुड़ सकते हो, अब स्टार्ट जल्दी यहाँ से करने वाले हैं। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।